कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं अशोक कुमार यूपीएससी के इस फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। पढ़ाई आपके अच्छी प्रकार से चल रही होगी। आइए हम अपने अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है आपका वो है मेघालय का पठार। ठीक है, मेघालय का पठार। और मेघालय के पठार के में जो है, तो मेघालय का पठार है, तो इसमें हम आपको पहले ही बता चुके हैं मेघालय का पठार पूर्वी उच्च भूमि के अंतर्गत रखा गया है। मेघालय का पठार पूर्वी उच्च भूमि के अंतर्गत रखा गया है। यहां से शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, इसको हम अभी बना देंगे, चिंता मत कीजिए आप, अभी बता देंगे क्या चीज है। इसे रफ कर देते हैं। तो मेघालय का पठार पूर्वी उच्च भूमि के अंतर्गत रखा गया है। कल ये हम टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे। और पूर्वी उच्च भूमि के अंतर्गत न केवल हमें मेघालय का पठार पढ़ना है, न केवल हमें मेघालय का पठार पढ़ना है, बल्कि हमें छोटा नागपुर का पठार और दंडकारण्य पठार को भी पढ़ना है। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। आज का पहला टॉपिक मेघालय का पठार। ठीक है, मेघालय का पठार। मेघालय के पठार में आप ये डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका मेघालय का पठार है। ठीक है, और ये इसकी पहाड़ियां हैं। सबसे पश्चिमी पहाड़ी कौन सी, गारो पहाड़ी है, और मध्य की खासी पहाड़ी है, और ये सबसे पूर्वी क्या है, जयंती पहाड़ी है, जो कि राजमहल गारो गैप द्वारा छोटा नागपुर के पठार से अलग होती है। ठीक है, और यहाँ पर राजमहल गारो गैप के अंतर्गत ही हुगली नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, यहाँ हुगली नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है। इनको क्या, जिसने इस भाग को क्या कर दिया है, भ्रंशित कर दिया है। ठीक है, आप ये डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद हम इन सब बातों को लिपिबद्ध कर लेते हैं। जल्दी से बनाइए। ठीक है, हो गया। तो आइए लिखना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक डाला आपने मेघालय का पठार। ठीक है, तो लिखेंगे मेघालय का पठार, मेघालय का पठार छोटा नागपुर पठार से राजमहल गारो गैप द्वारा, राजमहल गारो गैप द्वारा अलग होता है। इसे मालदा गैप के नाम से भी जाना जाता है। इसे मालदा गैप के नाम से भी जाना जाता है। यह एक विवर्तनिकी क्रिया द्वारा, यह एक विवर्तनिकी क्रिया द्वारा निर्मित भ्रंश है, जिसमें हुगली नदी और ब्रह्मपुत्र का भी योगदान रहा है, जिसमें हुगली नदी और ब्रह्मपुत्र का भी योगदान रहा है। आगे से लिखेंगे, अगले लाइन से, मेघालय पठार के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 पहाड़ियों को देखा जा सकता है। नंबर एक है आपका, ये कौन सा, नंबर 1 है गारो पहाड़ी, नंबर 1 गारो पहाड़ी, नंबर 2 खासी पहाड़ी, नंबर 3 जयंती पहाड़ी। नंबर 1 लिखेंगे गारो पहाड़ी, नंबर 1 गारो पहाड़ी। डैश लगा लिखेंगे इसके सबसे ऊंचे शिखर के अंतर्गत हम शिलांग शिखर व नोकरेक को रखेंगे। ठीक है, नीचे अगले लाइन से लिखेंगे नोकरेक, अगले लाइन से लिखेंगे इसमें नोकरेक क्षेत्र को भारत सरकार ने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया हुआ है। क्या है ये, बायोस्फीयर रिजर्व। इसी तो क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व। मैं आपको पहले ही कई बार बता चुका हूं, बायोस्फीयर रिजर्व वो क्षेत्र होता है जहां पर किसी स्थान विशेष पर एक से अधिक जीवों का वास हो और
उन पर संकट आया हो, वहां पर क्या है, आम जन का आना जाना प्रतिबंधित कर देती है सरकार, ताकि उस विलुप्त होने वाले जीव को बचाया जा सके। तो ये क्या है, नौकृत क्षेत्र को भारत सरकार ने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया हुआ है, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे खासी पहाड़ी। अगला पॉइंट लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, खासी पहाड़ी। जैसा कि लिखेंगे खासी पहाड़ी पर भारत का सबसे वर्षा क्षेत्र चेरापूंजी, सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र चेरापूंजी स्थित है, चेरापूंजी स्थित है। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे ब्रैकेट में, परंतु हालिया रिपोर्ट के अनुसार चेरापूंजी का मानसून राम सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना गया है, जिसमें 1100 सेंटीमीटर वर्षा अंकित की गई है, जिसमें 1100 सेंटीमीटर वर्षा अंकित की गई है। ठीक है, कितना, 1100 सेंटीमीटर। यही का अगला लिखेंगे, यही कारण है कि मेघालय को क्लाउड स्टेट अर्थात बादलों का घर भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अभी हमने क्या है, इससे पहले आपको पढ़ाया था क्या, लूनी नदी, क्या पढ़ाया था, लूनी नदी अरावली पर्वत के पश्चिम में, वह पश्चिम कितना होता है, वहां पर मात्र 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो 25 सेंटीमीटर तो वर्षा बहुत क्या हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। और सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ अंकित की गई है, 1100 सेंटीमीटर, किसमें, मानसून राम में। ध्यान रखना, पहले क्या था, पहले चेरापूंजी में अंकित की गई थी। चेरापूंजी का एक क्षेत्र पड़ता है मानसून राम, जो खासी पहाड़ी पर स्थित है। तो अभी भी वर्षा वाला क्षेत्र वही है, और वर्षा यहाँ क्यों ज्यादा होती है वो भी हम आपको जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाएंगे तब अच्छे प्रकार से बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में लिखेंगे जयंती पहाड़ी। तीसरा लिखेंगे जयंती पहाड़ी। लिखेंगे मेघालय पठार की यह सबसे पूर्वी शाखा है। मेघालय पठार की यह सबसे पूर्वी शाखा है। ठीक है, तो ये रहा आपका मेघालय पठार। अगला टॉपिक लिखेंगे छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो डैश लगा इसमें लिखेंगे छोटा नागपुर का पठार हुगली नदी के द्वारा उत्तर में और गोदावरी नदी के द्वारा दक्षिण में, कौन सी, गोदावरी नदी के द्वारा दक्षिण में मूल पठार से अलग होता है। यानी कि इधर तो क्या है, इधर वाला भाग अलग हो गया, इधर वाला भाग अलग हो गया, मूल पठार से अलग होता है। इसका संबंध जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर पारसनाथ, उन्हें पारसनाथ से भी लगाया जाता है, पारसनाथ से भी लगाया जा सकता है। अध्ययन की दृष्टि से छोटा नागपुर का पठार बहुत महत्वपूर्ण है। अध्ययन की दृष्टि से छोटा नागपुर का पठार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर खनिज संपदा का भंडार पाया जाता है। ठीक है, इसे मुख्य रूप से निम्न प्रकार से
अध्ययन किया जा सकता है। नंबर एक कौन सा है? नंबर एक आपका हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार, ठीक है। नंबर दो कोडरमा का पठार, कोडरमा का पठार। और नंबर तीन है आपका रांची का पठार, नंबर तीन है रांची का पठार, ठीक है। अब यदि हम इसमें मेंशन करना चाहें ये कहाँ कोडरमा का पठार है, कहाँ रांची का पठार है, तो देखिए ये नीचे का भाग क्या है? नीचे का भाग रांची का पठार है। ऊपर का भाग क्या है? ये आपका इसमें थोड़ा सा ज्यादा रफ हो रहा है, इसमें ज्यादा दिक्कत हो रही है। एक अलग से डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या है? ये छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। इसमें नीचे वाला पोर्शन क्या है? रांची का पठार है, रांची का पठार। और इसमें ये वाला पोर्शन क्या है? ये हजारीबाग का, ये हजारीबाग का पठार है। और ये वाला कोडरमा का पठार है, कोडरमा का पठार, ठीक है। तो आप टॉपिक डालेंगे और ये सारा मिलाकर संयुक्त रूप से क्या है? ये छोटा नागपुर का पठार है। क्या है? छोटा नागपुर का पठार, नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। तो एक नक्शा बनाइए ऐसे जल्दी सा, टॉपिक डाल रहे हैं आपने छोटा नागपुर का पठार, टॉपिक डालेंगे छोटा नागपुर का पठार, ये नक्शा बनाइए और इसमें सारी चीजों को हम मेंशन करते हैं क्रमबद्ध तरीके से, स्टेप बाय स्टेप हम सबको पढ़ेंगे। 1 2 ये 3, ठीक है। जल्दी से डालिए। नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी प्रकार से दे सकते हैं। पहला डाल लीजिए नंबर 1, नीचे से ले लेते कोई दिक्कत नहीं है, रांची का पठार। नंबर 1 रांची का पठार लिखेंगे। छोटा नागपुर पठार का दक्षिणी भाग रांची पठार के नाम से जाना जाता है, रांची पठार के नाम से जाना जाता है। झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची इसी पर स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची क्या है? रांची इसी पर स्थित है, ठीक है। झारखंड की राजधानी रांची इसी पर स्थित है। यह सिंह भूमि क्षेत्र कहलाता है, यह सिंह भूमि क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंह भूमि क्षेत्र, क्योंकि यहां पर लौह अयस्कों की अधिकता है, क्योंकि यहां पर लौह अयस्कों की अधिकता है, लौह अयस्कों की अधिकता है। इसीलिए लौह अयस्क भंडार के रूप में रांची पठार को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, सर्वाधिक महत्व दिया गया है। किसको? रांची पठार को, ठीक है, लौह अयस्क भंडार के रूप में। इसी पे लिखेंगे नोट करके, एक हुंड्रू
हुंड्रू जलप्रपात, ठीक है। हुंड्रू जलप्रपात रांची पठार की मनोरमता, हुंड्रू जलप्रपात रांची पठार की मनोरमता को दर्शाता है। ये हुंड्रू जलप्रपात भी यहीं पर है, हुंड्रू, यहाँ की मनोरमता को दर्शाता है। जो कि स्वर्ण रेखा नदी, कौन सा है, जो कि स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, इस पर स्वर्ण रेखा नदी पर। नेक्स्ट लिखते हैं हजारीबाग का पठार, नंबर 2 डालेंगे हजारीबाग का पठार, लिखेंगे हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार छोटा नागपुर पठार के उत्तर दिशा में स्थित है, छोटा नागपुर पठार की उत्तर दिशा में स्थित है, जिसकी सीमा बिहार व पश्चिम बंगाल से लगती है, जिसकी सीमा बिहार व पश्चिम बंगाल से लगती है, ठीक है। यहां पर कोयला, अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, यहां पर कोयला अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि दामोदर नदी घाटी, जो कि यहां पर नदी है कौन सी, दामोदर नदी, जो कि दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में अधिक मात्रा में पाया जाता है, दामोदर नदी की घाटी में, ठीक है, दामोदर नदी घाटी, जो कि दामोदर नदी घाटी में अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसी पठार पर पारसनाथ पहाड़ी, इसी पठार पर पारसनाथ पहाड़ी भी स्थित है, ये पारसनाथ पहाड़ी, ठीक है। तो रांची का पठार क्या है, लोहा इसके रूप में, और जो हजारीबाग का पठार है वो कोयला भंडारण के रूप में, ठीक है। अगला अपन लिखेंगे कोडरमा का पठार, किसका, कोडरमा का पठार, तो टोपी डालेंगे कोडरमा का पठार, और कोडरमा पठार क्या है, ये अब्रक पेटी के नाम से जानता है, अब्रक पेटी, ये अब्रक पेटी है। तो लिखेंगे छोटा नागपुर पठार का उत्तरी पूर्वी भाग कोडरमा के पठार के नाम से जाना जाता है, कोडरमा पठार के नाम से जाना जाता है। यह भाग अब्रक भंडारण के रूप में प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे अब्रक पेटी भी कहा जाता है, इसे अब्रक पेटी भी कहा जाता है। तीसरा नीचे लिखेंगे नोट करके, उपयुक्त तीनों पठारों को ही संयुक्त रूप में छोटा नागपुर पठार, उपयुक्त तीनों पठारों को ही संयुक्त रूप में छोटा नागपुर के पठार के नाम से जाना जाता है, ठीक है, छोटा नागपुर पठार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या डायग्राम बना लीजिए, एक बार फिर से समझ लेते हैं। छोटा नागपुर का पठार क्या है, वो 3 पठारों का संयुक्त रूप है, हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार, दक्षिण की तरफ रांची का पठार, और ये जो मेघालय के पठार से कैसे अलग हो रहा है, ये हुगली नदी ऊपर से और महानदी नदी इसके नीचे से जा रही है, ठीक है। अब पढ़ते हैं दंडकारण्य का पठार, इसे रफ कर देते हैं और फिर से वहीं आ जाते हैं हम। ये लास्ट पॉइंट है किसका, दक्षिण, ये तो पूर्वी उच्च भूमि के अंतर्गत आपका ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है, लास्ट पॉइंट है ये आपका। ये डायग्राम हमने मेघालय पठार को पढ़ लिया, ये हुगली नदी द्वारा अलग हो गया, छोटा नागपुर का पठार पढ़ लिया, यहाँ ये महानदी को पढ़ लिया, ये हुगली नदी, और ये क्या है आपका महानदी, ठीक है। अब यहां पर यह आता है क्या, दंडकारण्य पठार, क्या आ रहा है, दंडकारण्य पठार, ठीक है। और ये कौन सी है,
ये कृष्णा नदी है। क्या है? कृष्णा नदी। तो ये दंडकारण्य पठार है, दंडकारण्य पठार। ठीक है, दंडकारण्य पठार। तो टोपी डालेंगे दंडकारण्य पठार। ठीक है, तो दंडकारण्य पठार भी क्या है? पूर्वी उच्चभूमि के अंतर्गत ही है। और पूर्वी उच्चभूमि को हम देख रहे हैं, ये क्या है? ये भारत का खनिज क्षेत्र में क्या है? यहाँ पर ज्यादा खनिज क्षेत्र निकाला जा रहा है। ठीक है, ज्यादा खनिज क्षेत्र निकाला जा रहा है, इसलिए यहाँ दंडकारण्य पठार को भारत का खनिज हृदय भी कहा जाता है, खनिज हृदय। खनिज हृदय। तो लिखेंगे दंडकारण्य पठार। ठीक है, लिखेंगे दंडकारण्य उच्चभूमि का, दंडकारण्य उच्चभूमि का भौगोलिक विस्तार, दंडकारण्य उच्चभूमि का भौगोलिक विस्तार झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्यों तक विस्तारित है। महाराष्ट्र राज्यों तक विस्तारित है, महाराष्ट्र राज्यों तक विस्तारित है। इसे भारत का खनिज हृदय, इसे भारत का खनिज हृदय भी कहा जाता है। परंतु जनजातीय और सूखाग्रस्त क्षेत्र होने के कारण, जनजातीय और सूखाग्रस्त क्षेत्र होने के कारण यह आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, यह आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये रहा आपका पूर्वी उच्च भूमि, ये आपका पूर्वी उच्च भूमि रहा। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की, दक्कन उच्च भूमि के विषय में। क्या है? दक्कन उच्च भूमि के विषय में। दक्कन उच्च भूमि के विषय में बात करते हैं। दक्कन उच्च भूमि क्या है देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए ये क्या है? ये पूरा प्रायद्वीप भारत है, और जितना हम नक्शे में बना रहे हैं इतने थोड़े ही है भाई, ये तो विशाल भूभाग है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ तक हमने आपको क्या पढ़ लिया था? ये यहाँ तक आपको सतपुड़ा पहाड़ी पढ़ लिया था केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत। और ये क्या पढ़ा? ये पूर्वी उच्च भूमि पढ़ा आपने। अब बात करते हैं दक्कन उच्च भूमि। तो दक्कन उच्च भूमि के अंतर्गत हम क्या रखेंगे? किस किस चीज को रखेंगे? तो ये वाली पॉइंट क्या है? ये दक्कन उच्च भूमि है। तो यहाँ दक्कन उच्च भूमि क्या करेंगे? दक्कन उच्च भूमि 3 प्रकार से पढ़ते हैं, दक्कन उच्च भूमि को 3 प्रकार से पढ़ते हैं। ये क्षेत्र क्या है? ये क्षेत्र है दक्कन ट्रैप के नाम से, दक्कन ट्रैप। इससे नीचे क्या रहेगा? दक्षिणी उच्च भूमि। तो दक्कन ट्रैप, और यहाँ पर क्या है? ये कर्नाटका का पठार। ये क्या है? ये कर्नाटका का पठार, ये कर्नाटका का पठार। और ये क्या है? ये आंध्रा का पठार। ये क्या है? ये आंध्रा का पठार। ये आपका इस प्रकार से, ये आपका आंध्रा का पठार। तो टोपी डालिए दक्कन उच्च भूमि, टोपी डालिए दक्कन उच्च भूमि, और ये डायग्राम आप बना लीजिए। दक्कन उच्च भूमि और ये डायग्राम आप बना लो। ठीक है, तो लिखेंगे भारत में दक्कन उच्च भूमि, भारत में दक्कन उच्च भूमि वह भाग है जो कालांतर में प्लेट टेक्टोनिक क्रिया द्वारा अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ। अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ। ठीक है, दक्कन उच्च भूमि के अंतर्गत हम तीन पर्वतीय भागों को देखते हैं। नंबर 1
दक्कन ट्रैप, नंबर 2 कर्नाटक का पठार, नंबर 3 आंध्र का पठार, नंबर 3 आंध्र का पठार। पहला पॉइंट लिखेंगे दक्कन ट्रैप, पहला पॉइंट लिखेंगे दक्कन ट्रैप। डायलॉग लिखेंगे दक्कन ट्रैप को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र का पठार, दक्कन ट्रैप को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र का पठार भी कहा जाता है, महाराष्ट्र का पठार भी कहा जाता है। यह बेसाल्ट चट्टानों से, यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। इस बेसाल्ट चट्टान का भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा, भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा परिवर्तन के पश्चात काली मिट्टी में परिवर्तन हुआ, काली मिट्टी में परिवर्तन हुआ, काली मिट्टी में परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे दक्कन ट्रैप पर नासिक के त्र्यंबक नामक स्थान से, नासिक के त्र्यंबक नामक स्थान से गोदावरी नदी निकलती है, जबकि महाबलेश्वर से कृष्णा नदी, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ये ट्रिक है, इसकी मुख्य दक्कन ट्रैप की, अगला पॉइंट लिखेंगे दक्कन ट्रैप की मुख्य पहाड़ियां, ठीक है, कौन कौन सी है। नंबर 1 है सतमाला पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी। दूसरी पहाड़ी कौन सी है, अजंता पहाड़ी, ठीक है। और तीसरी पहाड़ी कौन सी है यहां पर, ये आपका हरिश्चंद्र पहाड़ी, कौन सी है, हरिश्चंद्र पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी। और तीसरी है बालाघाट पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी, ठीक है। तो कौन कौन सी पहाड़ी है, सतमाला पहाड़ी, अजंता पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, बाला पहाड़ी। आप इसे ट्रिक के रूप में ऐसे भी रख सकते हैं सहाब, सहाब। तो सहाब से सतमाला, सतमाला, आगे डंडे से अजंता पहाड़ी, है से हरिश्चंद्र पहाड़ी और वैसे बालाघाट पहाड़ी, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे आप क्या, आंध्र का पठार, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे आंध्र का पठार, ठीक है। अब ये जो कृष्णा नदी है, ये जो कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी क्या करेगी, ये कृष्णा नदी इस प्रकार से यहाँ से प्रवाहित होगी, ठीक है। कृष्णा नदी इस प्रकार से प्रवाहित होगी, तो कृष्णा नदी इस आंध्र के पठार को क्या कर देगी, 2 भागों में डिवाइड कर देगी। ऊपर का जो पठार है वो क्या है, ऊपर का जो पठार है ये आपका हो जाएगा तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। और नीचे का पठार कहलाएगा रॉयल सीमा, रॉयल सीमा का पठार, रॉयल सीमा का पठार, ठीक है। तो अगला पर लिखेंगे आंध्र का पठार, ठीक है। अगला पर लिखेंगे आंध्र का पठार, देखेंगे कैसे करते हैं। आंध्र का पठार कृष्णा नदी द्वारा, आंध्र का पठार कृष्णा नदी द्वारा 2 भागों में विभक्त हो गया है, 2 भागों में विभक्त हो गया है। उत्तर वाले पठारी भाग को तेलंगाना के पठार के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिण वाले भाग को रॉयल सीमा के पठार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नंबर 1 लिखेंगे तेलंगाना का पठार, नंबर 1 लिखेंगे तेलंगाना का पठार, ठीक है। तो इसके ऊपर तो ऑलरेडी आप जान चुके हो, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर था यहाँ पे दंडकारण्य पठार। तो ये कौन सी नदी है,
गोदावरी नदी है। ठीक है, तो लिखेंगे तेलंगाना का पठार, लिखेंगे तेलंगाना का पठार उत्तर में गोदावरी नदी, उत्तर में गोदावरी नदी और दक्षिण में कृष्णा नदी द्वारा, दक्षिण में कृष्णा नदी द्वारा मूल पठार से अलग होता है, मूल पठार से अलग होता है। यह पठार भी खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यह पठार भी खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नंबर नेक्स्ट डालेंगे रॉयल सीमा का पठार, क्या डालेंगे? रॉयल सीमा का पठार। तो लिखेंगे आंध्रा के दक्षिण का पठार, आंध्रा के दक्षिण का पठार रॉयल सीमा पठार कहलाता है। इसके उत्तर में कृष्णा नदी तथा दक्षिण में कावेरी नदी, तथा दक्षिण में क्या रहती है यहाँ पर? कावेरी नदी। ठीक है, तथा दक्षिण में कावेरी नदी। इसको अलग खंड के रूप में, इसको अलग खंड के रूप में विभक्त करती है, इसको अलग खंड के रूप में विभक्त करती है। ठीक है, तो ये रहा आज का आपका लेक्चर। या ऐसा करते हैं, आपका जो कर्नाटक का पठार छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है, कल आपके लिए क्या है दक्षिणी उच्च भूमि का लेक्चर लेके आएंगे। इसको भी यहीं पर समाप्त कर लेते हैं, इसको भी आप यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। इसमें ज्यादा बड़ा खेल नहीं है, बस क्या है एक अलग डायग्राम में इसको एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ज्यादा घिचपिच हो जाएगी। एक छोटा सा टॉपिक और है, क्या? कर्नाटक का पठार। ठीक है, इसको भी समाप्त कर देते हैं। आइए देख लेते हैं। ये तो सा ये मार्कर ही दूसरा है। ठीक है, तो ये क्या था? ये आपका कर्नाटक का पठार है। क्या? कर्नाटक का पठार। तो कर्नाटक का पठार जो है यहाँ पर, कर्नाटक का पठार यहाँ पर ये अलग होता है, और यहाँ पर आपका ये आपका ग्रीन कलर चाहिए, ये मलनाद का मैदान है, ये मलनाद का मैदान है। इधर ये निम्न भाग है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका ये ऊपर की तरफ ये एक टुकड़ा है, उच्च स्थान है, इसे बाबा बूदन की, बाबा बूदन की पहाड़ी, इसे बाबा बूदन की पहाड़ी कहेंगे। और ये क्या है? ये आपका बेंगलुरु का पठार है। क्या है? बेंगलुरु का पठार। और यहाँ नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ जो है आपका, ये है मैसूर, टीपू सुल्तान, मैसूर का पठार, ये मैसूर का पठार है। तो कर्नाटक के पठार के अंतर्गत आपको ये बातें आपको समझनी है। ठीक है, तो टोपी डालेंगे कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। इसी लेक्चर में हम समाप्त कर देते हैं पूरा
ठीक है, दक्कन ट्रैप वाले पॉइंट को भी, और ये आपका दक्कन उच्च भूमि को। कल दक्षिणी उच्च भूमि रह जाएगा, जो कि प्रायद्वीपीय वाले टॉप का सबसे लास्ट पॉइंट है। ठीक है, चलिए मेंशन कीजिए जल्दी से, ये डायग्राम बनाइए। कर्नाटक का पठार, ठीक है, कर्नाटक का पठार। लिखेंगे इंडिया लगेगा। कर्नाटक के पठार को मलनाद का पठार, कर्नाटक के पठार को मलनाद का पठार भी कहते हैं। कर्नाटक के पठार को मलनाद का पठार भी कहते हैं। इसमें पश्चिमी घाट, इसमें पश्चिमी घाट की ओर बाबा बुदन की पहाड़ी, इसमें पश्चिमी घाट की ओर बाबा बुदन की पहाड़ी, बेंगलुरु का पठार और मैसूर के पठार को रखा गया है, और मैसूर के पठार को रखा गया है, जो कि लौह अयस्क भंडारण के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि लौह अयस्क भंडारण के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्र क्या है? ये लौह अयस्क, लौह अयस्क। जबकि पूर्वी भाग में सीढ़ी नुमा, पूर्वी भाग में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर, जबकि पूर्वी भाग में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कहवा, कहवा और रबर, कहवा और रबर, कहवा और रबर के साथ साथ मसालों, कहवा और रबर के साथ साथ मसालों की खेती की जाती है, मसालों की खेती की जाती है। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का लेक्चर। हमने सोचा कि इस टॉपिक को भी खत्म कर देते हैं। तो कल क्या रह जाएगा आपका? कल रह जाएगा आपका दक्षिणी उच्च भूमि, दक्षिणी उच्च भूमि। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। और एक बार पूरी क्लास को आप समराइज कर देखना, मैं जैसे हिंट देता हूं वैसे उस तरीके से आप समराइज कर लेना। ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलिए रफ कर देते हैं। आइए देखते हैं ऊपर से लेके अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। ऊपर से लेके अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। ये चित्र आपका थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बन गया। भारत के भौतिक प्रदेश का जो आपका एक चैप्टर है, बिल्कुल मैं शुरू से लेकर और ये अंत तक आपको एक ब्रीफ समरी दे रहा हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले आपने पढ़ा ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय। उसके बाद आपका क्या टॉपिक आता है? आपने मूल हिमालय को पढ़ा, मूल हिमालय को पढ़ा। उसके पश्चात आपने मैदानी क्षेत्र को पढ़ा। क्या है? मैदानी क्षेत्र को पढ़ा। और मैदानी क्षेत्र को पढ़ने के पश्चात आप कहाँ आए? आप प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में आए। तो आपने केंद्रीय उच्च भूमि को पढ़ा, पूर्वी उच्च भूमि को पढ़ा। उसके पश्चात क्या है? आपने आज ये दक्कन ट्रैप को पढ़ा। अब क्या पढ़ना है आपको? अब पढ़ना है आपको दक्षिणी उच्च भूमि। और दक्षिणी उच्च भूमि के पश्चात आपका पूरा भारत कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आपका इधर और छोटा सा टॉपिक आपका इधर ही बचता है, उसको भी देख लेंगे साथ साथ में। तो ये इस प्रकार से मैंने पूरा भारत आपके लिए डिजाइन किया हुआ था। तो भौतिक रूप में आप इसका रिवीजन कर लेना और
अच्छी तरीके से रिवीजन करना। एक बार हम साथ साथ में भी रिवीजन इसका जैसे चैप्टर खत्म होगा तो करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।